अच्छा जी प्लीज बातें नहीं। अच्छा भाई तो एक दो सवाल हैं बाबू, बातें नहीं इधर। सर कल आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के थ्रू इंटरेस्ट इनकम 295,800 क्यों नहीं आ रही थी? अब्दुल बासित, मैंने कल कैलकुलेट करवाई थी, आपने शायद उसको मिस किया होगा। मैंने ये कहा था पीएनएल में जितनी भी इनकम्स गिरी हैं उन सबको ऐड लेस करोगे तो 295,800 आ गया था। मैंने मैच करवाया था, ऐसा ही है। तो तू एक साथ गोद में बैठ गया उसकी, रुक जा एक मिनट, बातें नहीं कर, सबर। छोटी गोद में तू उसको बिठा ले इधर, रुक जा एक मिनट, सबर कर। अच्छा भाई प्लीज देखो यार, जब बताता हूँ तो प्लीज पे फोकस किया करो। मैंने आपको ये कहा था कि फेयर वैल्यू गेन और इंटरेस्ट दोनों कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। मैंने जितने भी पीएनएल के पॉजिटिव नेगेटिव आइटम्स को प्लस माइनस किया था तो आपको पता लगा था कि इनकम उतनी ही आई थी जितनी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना? तो आप अगर इंटरेस्ट के कॉलम को टोटल करोगे तो वो गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट के कॉलम को आपने मतलब बाइफरकेट नहीं किया था ना, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेम रखा था या मॉडिफाई कर दिया था। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया था दैट मीन्स कि आप फेयर वैल्यू गेन को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का क्या मान रहे हैं? पार्ट। वापस से सोचो, अमोटाइज कॉस्ट में क्या होता है? फेयर वैल्यू होती नहीं है, तो सिर्फ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। साथ साथ बोलोगे सिर्फ क्या होता है? देखो ये वो टेक्निकलिटीज है भाई, वरना तो रटा लगता है। मैं सिंपल सिंपल तुम्हें बता रहा हूँ भाई, अगर अमोटाइज कॉस्ट है तो सिंपल सिंपल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट की इनकम आ गई, और हमने उसको एनालिसिस से क्या किया था? मैच भी किया था, ऐसा ही है जी। चलिए जी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, शुक्रिया यार। दूसरी चीज, मैंने आपको ये कहा कि अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह होता है, फेयर वैल्यूएशन अपनी जगह होती है। तो मुझे आप एक बात समझाएं, जब कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह होता है, फेयर वैल्यूएशन अपनी जगह होती है, दैट मींस कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अब भी अलग मान रहे हैं। तो वहां पे भी मैंने इंटरेस्ट के कॉलम को टोटल किया था तो आपके सामने वो अमाउंट चेंज, यानी कॉन्ट्रैक्ट की इनकम विल रिमेन सेम, ऐसा ही है। अगर ओसीआई को लेके चलूं, अब एक और चीज सुनो। आखिरी चीज बताई थी मैंने फिर ये बताया था आप लोगों को कि अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था, फेयर वैल्यूएशन को अलग रखा था? हाँ या नहीं? फिर पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कॉन्ट्रैक्ट अलग था, फेयर वैल्यूएशन अलग थी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया था। वेरी गुड यार। तो फिर आप खुद भी तो मुझे एक बात का जवाब दो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया था तो आप इंटरेस्ट के कॉलम का जब टोटल करेंगे वो उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी आ चुका है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट का कॉलम देखेंगे या फेयर वैल्यू गेन लॉस भी? तभी तो आपका आईआरआर क्या हो रहा था? चेंज। क्लियर है भाई? यहाँ तक अब कोई सवाल? क्लियर है सब लॉजिकली? तुमने कुछ पूछा था, क्लियर हो गया? ओके, चलिए जी, वेरी गुड। अब एक मिनट यार, तेरा एसी चलवा देता हूँ। एक मिनट रुकना यार, ऑनलाइन वाले यहाँ पे एसी बंद है यार, यहाँ से बटन तो बंद नहीं जानी। ये तो चल गया। हेलो, पहले इंसान शायद यार नीचे की एसी तो चला दे। हाँ हाँ, सारे चला दिया करना, और वो प्रोजेक्टर भी ऑन कर देना, प्रोजेक्टर। सॉरी यार भाई, तेरे को तकलीफ हुई। अच्छा जी, इधर एक दो सवाल ले लेते हैं ताकि हो सकता है आपसे वो मिस हो गए हो। चले जी, एक सवाल आया रोहान का कि सर अगर हम पीएनएल वाले में कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें तो थ्रू आउट आईआरआर सेम रहेगा? वो दूसरा मेथड था। मैंने कल कौन सा मेथड करवाया था? वन। पीएनएल का मेथड कराया था चौसियों, उसमें भी मेथड वन था। उसका मेथड टू आज करा देता हूँ, सही है जी, दोनों अलाउड है। अच्छा भाई, सर एक क्वेश्चन है सर, आपने क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्काउंट क्यों नहीं लिया? नवीद खान, कौन से क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने डिस्काउंट नहीं लिया भाई? जो डिस्काउंट आखिर में रिडेम्पशन पे डिस्काउंट है। यार मैं फिर बता दूं, आखिर में जो रिडेम्पशन पे डिस्काउंट है वो मेरा नुकसान है। वो नुकसान भी ओवर द पीरियड बुक होगा ना? तो आज बुक करूं या 3-4 सालों में? 3-4 सालों में ओवर द, वो आईआरआर के अंदर एम्बेड हुआ है ना। देखो यार, सिर्फ एक चीज याद रखो, आज आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आज आप पैसे कम दे रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हैं, या तो उसको कैपिटलाइज करेंगे या तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। अगर आखिर में आपको कोई प्रीमियम मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है, वो कैसे रिकॉर्ड होगी 3-4 सालों में? आखिर में अगर आपका कोई डिस्काउंट है यानी आपको पैसे मिलेंगे कम, तो ये आपका नुकसान है फायदा है? नुकसान है, तो ये नुकसान भी आज ही रिकॉर्ड कर लूं या ओवर द पीरियड?
वो आईआरआर के अंदर शामिल है, यानी रिडम्पशन की चीजें आईआरआर में शामिल होंगी। नवीद क्लियर है? ये तूने ही 5वीं बार पूछा है मुझसे। सही है? हाँ तो बोल दे। ओके। अच्छा भाई, हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का सवाल किया था, 25 था। चलें जी, प्लीज देखिएगा सर, हम इसी को उठाते हैं सिंपल रखने के लिए, इसको हम सॉल्व करते हैं मेथड 2 से, ताकि एग्जाम में कोई भी आ जाए आपको पता हो। आपकी चॉइस है, डिपेंड्स के आप किस तरीके से करना चाहते हैं। सही है जी, पर दोनों अलाउड होंगे। अच्छा भाई प्लीज तो देखिएगा, बिल्कुल सर, खान सा कह रहे हैं सर आपने जो आईआर निकालना सिखाया था वो सिर्फ आखिरी साल का निकाल पा रहा है, बाकी सालों का सेम आंसर नहीं आ रहा। तो खान सा मेरी जान, अगर आप बाकी सालों का निकालोगे तो उसके लिए पूरा आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। आपने क्यों कोशिश की घर पे? खान सा मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था जानी। सेट है? आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, खुदा के वास्ते आईआर निकालना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं पागल था, मैंने बताया था उस दिन, समझाने के लिए बताया था जानी कि इतने पैसे लगे हुए, इतने रिटर्न मिलेगा तो इनकम कितनी। सही है? तो प्लीज घर पे ये कोशिश नहीं कीजिएगा यार निकालने की। 2 सालों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, वो फॉर्मूले के जरिए निकलता है। सही है जी? उसके लिए सारे कैश फ्लो ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे आज हमने पास पेपर भी करने भाई इसके इधर। अच्छा भाई, मेथड 2 आ गया हमारा, प्लीज सुनना यार। मैं अगर मेथड 2 की बात करूं तो क्या पहले दिन जो हमने काम किया था, क्या वो चेंज हो जाएगा या वो सेम रहेगा? सर हमने ये इसको कॉपी किया टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और ये आ गया यहाँ पे। ये रहा जी, प्लीज इधर फोकस। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये ऊपर एक्सप्लेन्ड है। अच्छा भाई, आपके सामने पहले दिन पे वही इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ है, और कैश देखें ये पहले दिन की एंट्री हो गई। इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस पर कोई भी चेंज नहीं है। अभी देखते हैं कि अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा। इधर हमने ये कहा कि भाई आप फिर सर एक शेड्यूल बना दें, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। यही है? चलें जी, अब ओपनिंग आपका आ गया 1120,000,000। अब एक एक करके सुनिएगा। पहले वाले केस में, इससे पहले जो केस किया था हमने इसी मेथड का पिछला जो मेथड था पीएनएल का, हमने आईआरआर ये लिया था, पहले साल का आईआरआर ये लिया था। तो मुझे कोई तुम में से ये बता दे, ये 8.6292 अमोटाइज कॉस्ट में था, ये ज्यादा क्यों आ रहा है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जैन, सवाल रिपीट करता हूँ, 8.6929% था किसका? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का आईआरआर। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ज्यादा क्यों हो गया था ये? सोच के बताओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ऑनलाइन वाले बता चुके हैं। सही है, तो मतलब तुमने बता तो दिया, बढ़िया कि उसको एक्सप्लेन कोई करेगा? पहले पहले हाथ उठाना है कोई, एनीवन? हाँ जानी। नहीं 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 जी, नहीं, और भी कुछ को और रिफाइन कर सकते हो जी। नहीं नहीं नहीं, देखो इसने ये तो जैन ने बता दिया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पंगा है, पर अगर एक्सप्लेन करने की बारी है, देखो उस दिन से खौफ खाओ जिस दिन तुम्हें आई कैब ये बोले कि भाई प्लीज एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, वहां तुम लोग आउट हो जाओगे। सही है जी, ये होता है ICAW के पेपर्स में, यही होता है भाई कि रीजनिंग करो आपकी, क्यों क्यों अलग है, ये क्यों अलग है।
तो MSA 1-2 के पेपर्स यही हैं जिसमें एनालिसिस होते हैं सारे। ये तो रटूत होते हो तो तुम लोग को बोला हाँ भाई, जैसे एक मुझे बोला बच्चे ने यहाँ पे लिख के कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो अलग है। सही है जी, तो ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें सिखाया है भाई, खुदा के वास्ते मैंने तुम्हें कहा था कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर एक चीज आप कैपिटलाइज करते हैं रेदर देन एक्सपेंसिंग इट आउट, ऐसा ही है। और फिर आप क्या करते हैं, अपना जो इनकम बुक करने वाला रेट होता है ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं। उसको रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, उसमें एक्सपेंस क्या हो गया, नेट, उसमें एक्सपेंस क्या हो गया। ये बताने का तरीका है कि भाई आपका जो IRR है 8.6929%, आप लोगों ने ये तो मुझे बता दिया कैपिटलाइज किया है, पर फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी तो बताओ कि वो एक्सपेंस आउट कैसे हो, क्योंकि आप इनकम बुक करेंगे कम। और इनकम क्यों कम बुक करेंगे, ताकि उसको क्या कर सकें, एक्सपेंस आउट कर सकें। तो उसको एक्सपेंस आउट करने के लिए आपने उस एक्सपेंस को अपने IRR में एम्बेड कर दिया, इसलिए आपका IRR क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं आ गया फेयर वैल्यू थ्रू PNL के ऊपर। फेयर वैल्यू थ्रू PNL में बनिस्बत उसके IRR ज्यादा इसलिए क्योंकि एक चीज एक्सपेंस आउट हो गई है। अब कुछ ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करने का बचता नहीं है, तो जब ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करने का बचता नहीं है तो मैंने उसमें से कुछ नेट भी, तो सिर्फ ये जो IRR उसका ज्यादा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। भाई क्लियर, ये बात याद रहेगी। अब चलें जी, अब आगे हमने पहले वाले मेथड के अंदर हमने कहा था, प्लीज समझिएगा, मेरा जो कूपन रेट था वो 12.5% था, ऐसा ही है। तो ये 12.5% से कम क्यों है, अब मैं पूछता हूं, आप बताएं कि ये 12.5% से कम क्यों है जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एक्सपेंस आउट हो चुकी है। प्लीज 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 सुकून से सोचो, ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं क्यों कम है ये। नहीं, प्रीमियम की वजह से, क्योंकि एक चीज तो एक्सपेंस आउट हो गई, एक चीज अभी भी कैपिटलाइज हुई हुई है, वो क्या है, उसको भी तो अमोर्टाइज होना है। तो ये फर्क ये यानी हम क्या कह सकते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट में दो चीजें कैपिटलाइज हुई हुई है, दो को अमोर्टाइज होना है, तो इसलिए दो एक्सपेंसेस IRR में नेट हुए हैं। फेयर वैल्यू टू PNL में सिर्फ कितनी चीजें कैपिटलाइज हुई हुई हैं, एक, तो एक्सपेंस आउट भी, तो रेट में नेट भी एक ही चीज हुई हुई है। यार खुदा के वास्ते इतना लॉजिकल के बाद भी याद रखा करो चीजें। सही है जी, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वर्ष के लिए प्रिपेयर होके जाओ। अकाउंटिंग अभी तुम्हें बताऊंगा ना, पास पेपर, तुम्हें हंसी आएगी, बोले मजाक है, वो कुछ भी नहीं है। पर यार ये है कि जो पासिंग रेशियो यहाँ पे 95-96%, इवन 98 में भी गया हायर, तो यार प्लीज उसको मैच रखना है। सही जी, याद रखो भाई, याद रखो, ये मुश्किल पेपर जितना भी है तुम्हें आसान लगना चाहिए, दैट्स इट। पर वो लॉजिकली साउंड होगा तब लगेगा इधर। चले सर, ये भी बात समझ आ गई प्रीमियम की वजह से। तो मैंने इससे पहले वाले मेथड में देखे, मैंने जो रेट यूज किया था वो ये किया था 10.0826, ऐसा ही है। पर एक और अप्रोच है इसको सॉल्व करने की, वो कहता है कि भाई जब सब PNL में जाना है, प्लीज सुनिएगा सब, तो आपने इनिशियली तो फेयर वैल्यू पे कैरी कर लिया, ये बहुत सुकून से सुनना ये बात, आपने इनिशियली सब किस पे कैरी कर लिया, फेयर वैल्यू पे, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहाँ फेंक दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, कहाँ फेंक दिया, PNL में। अच्छा, अब वो एक व्यू लेता है कि भाई अब मुझे कुछ अमोटाइज ही नहीं करना। जैसे कल एक बच्चे ने कहा था कि भाई सर जब आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे हैं तो प्रीमियम को भी करें। मैंने कहा प्रीमियम इनिशियली तो कैपिटलाइज होगा ना, क्योंकि किसी को बताओगे कि एक शेयर या एक डेट सिक्योरिटी कितने की खरीदी, तो क्या वो फेस वैल्यू पे खरीदी है, फेयर वैल्यू पे, तो कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू होगी ना। तो क्या मैंने ये गलत कैपिटलाइज किया है, मैंने कैपिटलाइज बिल्कुल सही किया है। पंगा सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आता है। तुम शेयर्स को पिक करो, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी होती है 10, उसके ऊपर तुमने 15 पे किए तो वो प्रीमियम, तुम्हें कितने का पड़ेगा 25, तो तुम रिकॉग्नाइज तो 25 पे करोगे ना। पंगा किस पे होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करूं या ना करूं, यहाँ पे भी वही है। चलिए जी, अब वो एक व्यू ये लेता है मेरी बला से कि प्रीमियम को अमोटाइज करना नहीं करना। मैं सिंपल जो कूपन सामने वाले ने ऑफर किया है मैं उससे अकाउंटिंग करूंगा। दूसरे मेथड में क्या करूंगा, अकाउंटिंग किससे करूंगा, सर ये तो और ज्यादा आसान है, गेम खेलते हैं आ जाओ भाई। आप इस पे 11200000 पे लगाएं 12.5%, कितना आ गया, 140। चलें जी, 140 आ गया। सामने वाला जो मुझे रिटर्न देगा वो तो 125 ही देगा ना भाई। देखो ये मेरी अपनी मस्ती है अकाउंटिंग की, सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 125। चलें जी, हमने कहा कि भाई ये आ गया 125,
ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस 125 कितना आ गया? यही है। चलें जी, अब प्लीज सुकून से एक एक करके एंट्री बनाएंगे। हमने 31 दिसंबर 2020 पे एक एंट्री बना दी भाई। कैश हो गया डेबिट 125 से। आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की 140 से, और आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया कितने से? 15,000 से। चलें जी, प्लीज सुनना सर, ये तो कैश में आएगा ना, तो जानिए कैश ही तो आया है। 125 क्या ही है? मेथड 2 का नाम क्या? नाम कुछ भी नहीं है, अप्रोच है भाई। ये नाम तुम्हें लिखना है तो लिख दो कि भाई यूजिंग कूपन रेट ओनली, खत्म। आयार नहीं लेंगे इसमें। अच्छा सर प्लीज सुनिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट दोनों ये आ गए। अच्छा, मेरे एसेट की यानी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 117। 117। प्लीज सुनना। तो सर मैं 1170000 लिख दूं यहाँ पे। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन है लॉस है? गेन है लॉस है? अच्छा ये कितना आ गया? 35। आपने जानी एक और एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन 35,000 रुपए से। अच्छा जी प्लीज फोकस करिएगा। मैंने इस पूरी अप्रोच में देखो, अगर लिटरल मीनिंग में काउंटिंग करनी है तो वो है लिटरल मीनिंग में तमीज की अकाउंटिंग, तो वही है ना। खुद सोचो, प्रीमियम भी तो अमोटाइज होगा नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम बाकी है या नहीं है? अमोटाइज होगा या नहीं होगा? होगा। सही अकाउंटिंग वो है। पर क्योंकि दूसरा व्यू भी है कि भाई जब सब पीएनएल में जाना है तो मैं क्यों आईआरआर निकालूं। दूसरा व्यू भी तो सही है ना कि सब जब पीएनएल में जाना है तो मैं कुछ अमोटाइज। भाई एक चीज साल के आखिर में, प्लीज सुनना, ये बहुत अहम बात कह रहा हूँ। एक चीज हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे जाएगी, उसका गेन कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? तो मैं क्यों बिला वजह हर साल मेहनत करके एक नया रेट ऑफ रिटर्न निकालूं? तो क्या वो लाजमी है या नहीं है? नहीं है। पर सही अकाउंटिंग करनी है तो है। अगर सही बिल्कुल एक्यूरेट अकाउंटिंग करनी है तो है या नहीं है? है। पर क्या ये वाला मेथड गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है, पर वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आप बताते हैं कि मेरा प्रीमियम क्या होगा? अमोटाइज होगा। बात क्लियर है? चलें जी, अब पहले मैच कर लेते हैं इस वाले केस में। आप प्लीज जरा इस इंटरेस्ट इनकम को और इस फेयर वैल्यू गेन को जरा ऐड करें। 175। आप कह ये रहे हैं कि सर 175,000 की इनकम आपके पीएनएल को हिट की है या नहीं की? जरा पिछले मेथड पे जाओ, आपने कॉपी किया हुआ है, जल्दी पिछले मेथड पे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। आपने यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बुक की है ये 112,925। 112,925 की है। चलें जी, और आपने फिर ये इनकम बुक की है, कितना आ रहा है? 175। सिर्फ आपको इत्मीनान दिलाने के लिए कि भाई पीएनएल में कोई टोपी ड्रामा नहीं हो सकता। पीएनएल में कोई टोपी ड्रामा, तभी तो वो कह रहा है यार नहीं निकालो। तभी वो कह रहा है यार नहीं। अब तुम में से सारे चौसे ये सोच रहे होंगे सर हम एक ही रेट यूज करके जान छुड़ा देंगे। सोच रहे हैं ना मोती वाला? तेरे दिमाग में तो आया होगा कि सर ये क्यों लंबी कर रहे थे, अलग अलग आया यही करा देते, है ना? बंगी मुझे पता था, हाँ भी बोल रहा है इधर। अच्छा पहले एक बात बताओ, दो अप्रोचेज हैं। या तो हर साल आईआरआर चेंज करें, या तो सिर्फ क्या यूज करें? कौन रेट। दोनों से आंसर पक्की बात है? क्लियर हो गई बात? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो भाई, फिर आगे चलेंगे। मतलब सिंपल कहानी है, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। उसमें क्या था कि हर साल नया आईआरआर, क्योंकि मैं बताऊं लॉजिकल बात भी है कि हर साल का रिटर्न चेंज हो रहा है, तो आपने फ्यूचर के लिए अलग ही सोचना है। पर अगर कूपन यूज करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। वेरी गुड यार, क्योंकि देखो इसकी लॉजिक भी बताता हूँ मैथ्स के हिसाब से। हर साल फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे तो कोई ना कोई गेन एडजस्ट हो जाएगा।
भाई तुम जितनी भी इनकम बुक करो फॉर द पीरियड में इंटरेस्ट के नाम पे फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे उसको क्या कर देगी नेट, ऐसा ही है ना। तभी वो कहता है आई एम इनडिफरेंट के वेदर यू कैलकुलेट आईआरआर और नॉट। वेरी गुड, आगे चलें सर। हमने कहा कि भाई ये तो हो गया पहला साल, आप मुझे जरा गाइड करें कि ये तो 2020 था, 2021 में ओपनिंग कितनी रखूं? 1170, कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखूं? सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। चले भाई हमने किया 1170,000, चलो अब बताओ इंटरेस्ट इनकम कितने पे बुक करूं? 146,250, ऐसा ही है, डबल जीरो लगा दिया हमने। ओके जी, ये पैसे कितने आएंगे प्लीज बताएं, क्लोजिंग कितनी है? यही है। चलें जी, आप सर पहले तो इसकी एंट्री बना दें। 31 दिसंबर 2021 आप कैश ले आए कितना? 125। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 146। और सर आपके पास इन्वेस्टमेंट फिर डेबिट हो रही है, 2125। चलें जी, इन्वेस्टमेंट कोई 2125 से डेबिट। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट भी यही है? लॉजिकली सोचो, जहां से शुरू किया था साल वही आपका ओपनिंग था, तो क्लोजिंग भी यही होगा ना। अगर यकीन नहीं आता तो लास्ट शेयर की फेयर वैल्यू में इस साल की इन्वेस्टमेंट की डेबिट अमोर्टाइजेशन को ऐड कर दो, आंसर वही आएगा। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब इस दिन पे फेयर वैल्यू क्या बनती है? फेयर वैल्यू अजीत से मुंह क्यों बना रहे हो, ये थी ना 111। अच्छा भाई, गेन हो गया लॉस हो गया? कितने का? ये आ गया भाई 81,250, ये लॉस आ गया हमारे पास। सर हमने एक एंट्री बना दी, पीएनएल डेबिट फेयर वैल्यू लॉस, और इन्वेस्टमेंट यही है। चलें जी, अब आप इन दोनों को नेट करेंगे, इस फॉर द ईयर का पीएनएल का अमाउंट आ जाएगा, जो पिछले वाले मेथड से क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। बात क्लियर है? चलिए, तभी आई एम इनडिफरेंट। अच्छा, ये इन्होंने बच्चे ने बता भी दिया कि इसको और इसको हम नेट कर दें तो, यानी पूरे साल में इतने का अमाउंट कहाँ गिरा है, किस नाम पे, इनकम के नाम पे, ऐसा ही है ना। अब पीछे जाएंगे वहां पे भी यही हुआ हुआ होगा। सही है जी, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, चलें देख भी लेते हैं ऊपर, ताकि आप बोलोगे भाई दूसरा साल नहीं कराया। सर इसको और इसको नेट करें, 65 है। सही है जी, यानी सर देखें सेम है। मैं फिर कह रहा हूँ, तभी तो वो कहता है कि भाई मैं इनडिफरेंट हूँ, क्योंकि सब पीएनएल में जा रहा, तो मैं क्यों बिला वजह ख्वारी करूँ कि यार अलग अलग आया निकालूं। क्लियर है? चलें जी, ये भी डन हो गया। अब सर हम आ गए 2022 पे। 2022 का ओपनिंग कितना कहते हो भाई? 1110। इस पे इंटरेस्ट कितना? 138,750। ये फिर एक 25। चलें जी, और क्लोजिंग 11,123,750, फेयर वैल्यू थी, सॉरी ये तो कैरिंग अमाउंट है, 11,123,750, फेयर वैल्यू यही है। चलें जी, इसकी भी एंट्री बना लेते हैं। 31 दिसंबर 2022, कैश आ गया आपके पास 125। आपकी जानी इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 138,750। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करूं?
क्लोजिंग मैच करेगा ना, अभी रुक जाओ बताता हूँ कितना आ गया ये 138 ओके जी 13750। आपको इतना पता है कि लास्ट शेयर की फेयर वैल्यू में 13750 ऐड करूं तो मेरे पास ये क्लोजिंग आ जाता है, ये क्लोजिंग आ जाता है। चलिए जी, अब आप खुद सोचें जरा, एक बात बताएं, आपने क्या आईआरआर की तमीज की थी? तो आपने अपने रेट को इस तरीके से रखा ही नहीं था कि आखिर में कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट वो वाली बनाए, वरना तो मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा था ना तमीज का मेथड वो है। मैं दोनों इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर कभी वो पूछ लेगा और मैंने नहीं करवाया तो तुम बोलोगे ये क्या है, अलग अलग रेट्स। मैंने पहले मुश्किल करवा दिया जिसमें अलग अलग रेट है, और फिर ये आसान करा दिया। एग्जाम में ये वाला आया है जो भी कराया हमने, सही है जी, ये वाला आया हुआ सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे, अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने सवाल अच्छा किया, ये तो क्लोजिंग मैच नहीं किया। खुद सोचो क्लोजिंग मैच कब करेगा, जब मैं आईआरआर इस तरीके से निकालूं कि मैं बोलूं इतने पैसे फंसे हुए आखिर में इतने बचेंगे। तो मैंने क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को चेंज किया था तो क्या आपने रिटर्न को चेंज किया या वही रखा? और वही भी प्रीमियम को भी इग्नोर करके रखा, क्या रखा था, कूपन। तो इसलिए वो अमाउंट मैच नहीं कर रही है। अच्छा, अब वो मैच कर जाएगी ना, क्योंकि आखिर दिन पे किस पे लेके जाओगे उसको, फेयर वैल्यू पे। तो आखिर में तुम्हें याद होगा जब रिडम्पशन डेट होती है तो फेस वैल्यू और जो सॉरी फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेम है, सेम है ना यहाँ पे। अब आप मुझे बताएं, मैं यहां से जब यहां मूव करूंगा तो मेरे पास एक लॉस आ रहा है। सर हमने यहाँ पे पीएनएल में फेयर वैल्यू लॉस को डेबिट किया 43 और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया 43750 से, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब प्लीज खाली एक काम ये करें कि इस इंटरेस्ट इनकम को और इसको नेट करें 95,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपसे रिक्वेस्ट है एक चीज की, प्लीज कैलकुलेटर उठाएं। आपने हर साल का पीएनएल की इनकम निकाली हुई है मेरे साथ, एक एक करके 95,000 लिखें कैलकुलेटर में, 65,000 को ऐड करें और 175 का उसमें से एक चीज माइनस करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो माइनस होगी। 39200, 295100, 5800, तो पहले भी यही थी। अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो भी यही होता। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तब भी यही है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, कोई भी मेथड यूज करो। बात क्लियर, इट डिपेंड्स अपॉन योर अकाउंटिंग मेथड। क्लियर है? चलिए जी, अब इसको कॉपी करें। क्या हुआ, लॉस जीरो। ओवरऑल पीएनएल, सब पीएनएल, पीएनएल में देखोगे ना, पीएनएल में नेट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बचनी चाहिए, वो है। एक मिनट, आखिर का लॉस कितना था भाई, 43750। इसको यूं भी कर सकते हैं, ये तो देखना जल्दी से जानी, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है, इसका नेट बताओ, नेट लॉस आ रहा होगा। 90,000 का। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं मैंने फेयर वैल्यू लॉस बुक किया है 3 इयर्स में? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने 3 सालों के अंदर फेयर वैल्यू का लॉस बुक किया 90,000 रुपए का? फिर मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैंने 3 सालों में इंटरेस्ट इनकम बुक की है? इसका सम बताओ इंटरेस्ट इनकम का। 425। अच्छा जी, हमने ये कहा कि हमने 425 की इंटरेस्ट इनकम बुक की है, वो भी पीएनएल में। ये 90 का फेयर वैल्यू लॉस बुक किया है, वो भी। ये कितना आ गया, 335। अच्छा भाई, मैं कह रहा हूं ये नेट गेन है 335 का, कहाँ मौजूद है, पीएनएल में। इसमें से माइनस कर दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, 39200 ना।
2958। भाई यहाँ से आपके एनालिसिस बन गए कि यही है, सिंपल। अब 10 तरीके हैं, सही है ना, ये भी आसान है। ओके जी, अब इसको कॉपी करें भाई। क्या 295800 ऊपर वाले मेथड से बिल्कुल मैच करेगा। सारे पीएनएल की गेन लॉस को जो यहाँ किया है वही ऊपर करके देख मैच हो जाएगा जी। तो चेंज है ना। अच्छा भाई, जैसे एक बच्चे ने सवाल किया कि मेथड 1 में जो इंटरेस्ट इनकम है वो चेंज है, कोई रीजन दे क्यों चेंज है। क्या क्या बोला? आईआरआर की वजह से, क्योंकि हमने वहां पे अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या किया था, चेंज किया था। मैंने बोला था भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट चेंज हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न भी क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने उसमें तमीज ही नहीं की, क्योंकि मुझे सब पता है सब कहाँ जा रहा है, पीएनएल में। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहे थे, सही है। वही वाला काम आता, तभी मैंने पहले वो करवाया जो सही है। अच्छा जी, सर ये 65,000 क्या बता रहा है, क्या कौन बता रहा है, कौन सा 65,000 जानी? मुस्तफा आखिर साल की बात कर रहे हो? नेट वाला, नेट तो ये है ना 295800। 65,000 लास्ट ईयर की बात कर रहे हो ना, जो ईयर 3 में है। हाँ मुस्तफा, एक साल की इनकम बता रहा है वो, एक साल में आपने कितना कमाया फॉर द ईयर, सही है मुस्तफा। फॉर द ईयर की इनकम है वो जानी। और ऐसे हमने सारे सालों की ऐड की तो हमारा टोटल रिटेन अर्निंग बन गया। हाँ जी, इसी के साथ इन्वेस्टर की अकाउंटिंग खत्म होती है। स्क्रॉल अप करूं उसको? पहला टेस्ट आपका इंशाल्लाह 4 दिन बाद, 4 दिन बाद रोजे में है ना। चीटिंग नहीं कर सकते ना, अल्लाह को भी जवाब देना है। क्या बुक का अभी भी नहीं आई? क्या बताएं, खा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। मैं भी बोल देता हूँ ज्यादा का, अभी बोल देता हूँ। सॉरी यार इनकन्वीनियंस के लिए भाई। ऑडिट की बुक भी, बस ऑडिट भी आ जाएगी यार। ये असल में जो कराची से बाहर जा रही है ना, तो वहीं वहीं वो खप जाती हैं सारी। अभी करवा देते हैं। सेकंड मेथड में आईआर निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा है भाई। स्टैंडर्ड आप FAI 2 के लिए नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ IFRS के स्टैंडर्ड्स, सही है जी, आपको नीड नहीं है उसकी। यार देखो, दो अप्रोचेज है ना। अब तुम मुझसे क्लासेस ले रहे हो, यही सारी अंग्रेजी तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में भी लिखी हुई है और तुम्हारी IFRS में भी लिखी हुई है। स्टडी टेक्स्ट कहाँ से बनी है? IFRS से। क्लास कहाँ से बनी है? दोनों के मिक्सचर से, सही है जी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, तुम्हें अगर वैसे ही शौक है रीड करने का तो तुम अपनी स्टडी टेक्स्ट को रीड कर लो। IFRS में तो CA फाइनल की चीजें भी है ना। अब तुम वो रीड करोगे तो तुम बोलोगे सर ये तो आपने करवाया नहीं। या तो फिर तुम्हारे लिए एक आसान चीज क्या है पता है, तुम IFRS सामने रखो, अपनी स्टडी टेक्स्ट को खोलो, उसमें से पैराग्राफ ढूंढो कि कौन से हैं, और वो 3,000 पेजेस की है, तो जिंदगी उसमें निकल जाएगी। तो हमने तुम्हारे लिए कर लिया ना सेग्रीगेट। जी बिल्कुल, अगर FAI 2 का ओपन बुक है तो वहां पे बुक नहीं खुलती, सही है, बुक नहीं खुलती वहां पे। यार नहीं खरीदे आप IFRS की, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। आप देखेंगे वहां पे बच्चे लाए हुए होंगे बट आपको नीड नहीं होगी।
ये कर लें भाई आखिरी साल। अच्छा भाई, अगर एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट हर साल की आईआरआर दिए हुए हैं, सुन लो एक बात, अगर एग्जाम के अंदर हर साल का अलग अलग आईआरआर गिवन है, तो क्या फिर ये वाली होशियारी करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसकी चाहत है क्या आप ये करें। अच्छा, उसने एक ही आईआरआर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो फिर इस पे आओगे, फिर आप ये मेथड यूज करोगे। सही है जी, तभी मैंने दोनों करवा दी हैं, डिपेंडिंग अपॉन के उसका मूड क्या है। तो आपको जो भी वो बता दे, आपको अकॉर्डिंगली करना है। ये तो लाजमी है, हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स हैं यार। तभी मैं कह रहा हूँ उसमें से 8 मार्क्स 10 मार्क्स आप निकालें फ्री के। चलें जी, हो गया कॉपी? फिर इसके बाद कौन से टॉपिक करेंगे? इसके ये खत्म हो जाए फिर बताऊंगा ना। इशू आज नहीं होगा भाई, पेलना थोड़ी ना। इशू होपफुली शुरू हो जाएगा आज। चलो भाई, ये आ गई तुम्हारी मंजिल। शेड्यूल दिखा दूं जानी, वो इसकी जगह खाली रख अब्दुल बासित। पहले ये करते हैं। अच्छा भाई, मैं इसको रीड करता हूँ, प्लीज देखें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2019। इफ द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, और भाई बोल रहा है पहले उससे एंट्री बना दो, फिर इससे एंट्री बना दो, एक एक एंट्री बना के दो। यानी जो डे वन की होती है साल के आखिरी की, डे वन के साल के आखिरी की, सवाल खत्म हो गया। सही है, जल्दी करके दे दो। ये लिखा हुआ है ना 6 नंबर का, सबसे पहले ये करना है एग्जाम में। डन दोनों? गुड। हाँ जी, ऑनलाइन वाला डन हो गया। पहला मैटर डन। सही होगा यार। कैपिटलाइजेशन कितने की थी डे वन पे? 524। नहीं नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट में तो 524 पे होगा ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो है 24 की। नहीं देखो, यही तो गेम है, इसमें तुम्हें एक्चुअल इनकम निकालनी नहीं है। वो तो हमारी मस्ती थी, मैंने सिखाया है। एग्जाम में तो एक साल की एंट्री बना रहे हो ना तुम, आखिर तक तो लेके ही नहीं जा रहे। तो एनालिसिस किस बात की? उसने देखो एंट्री क्या मांगी है, जर्नल एंट्री, कौन से साल की, बस खत्म। लंबी करनी नहीं है। एक, तो अभी तेरे को पता लग गया ना कि प्रैक्टिस क्या होती है। बस, तो दो एंड दो। चलें जी, देख लेते हैं।
हो गया जानी सवाल दोनों मेथड से? दूसरा वाला करना जल्दी यार। पहले से हो गया, दूसरे दोनों से हो गया। चलो जी भाई, पहले हमने अमोर्टाइज कॉस्ट पहला सही है। अब इधर, अब मुझे एक बात बताएं सर, इसमें हमारी जो फेस वैल्यू है 100 की है और कितने डिबेंचर्स हैं? इसमें फेयर वैल्यू नहीं है। हाँ भाई, इसमें डे 1 पे तुमने कोई प्रीमियम पे किया है? पक्की बात है? ये पहला सवाल था हमारा ऐसा, इसमें कोई प्रीमियम नहीं, तो मैंने तुम्हें वहीं बता दिया था कि हो गया पास पेपर, सही है। अब ये वही है आगे। अब मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी क्या किया, कैपिटलाइज किया। ये कितनी आ गई? आपने इसकी एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 524 से। ये कितने लोगों ने सही बनाई थी पहली? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इधर आ जाओ। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताइए, तो पहला दिन हो गया। अब सर, ओपनिंग मतलब मैं एक्यूरेसी के लिए बनाता हूँ शेड्यूल, बाकी ये कि हाथ सेट हो गया तो फिर भले ही नहीं बनाए, बट ये कि फिर भी तमीज के लिए लाजमी है ये। अच्छा भाई, हम हैं 2019 के ईयर में, ओपनिंग जो हमारा आ रहा है भाई वो आ रहा है 524। अच्छा भाई, अब सवाल के एनालिसिस को देखते हैं। कूपन रेट कितना है? 11%, क्योंकि वो बोल भी रहा है। अच्छा, मार्केट रेट कूपन रेट वही है, सही है। आगे सुने। अब मुझे एक बात बताएं, हमने जो आईआरआर कैलकुलेट किया वो 9.5% क्यों हो गया, आप बताएंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है तो वो उसमें नेट हो गई है, इसलिए हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल में जो पैसे रिसीव करूंगा वो 11 के हिसाब से, और इनकम रिकॉर्ड करूंगा 9 यही सारी लॉजिक देता आया हूं, अभी तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हूँ। चलें जी, यानी हमने सर यहाँ पे 9.5% यूज किया, ऐसा ही है। मुझे एक बात बता, 9.5% का कितना बना? 49,780 की अमाउंट बन गई भाई। अच्छा, अब जो 11% लगेगा वो 524 पे या 5 लाख पे? 5 लाख पे, वेरी गुड। कितना क्लोजिंग? ओके जी, तो सर जो इसने एंट्री मांगी थी हमने 518780। ओके जी सर, हमने यहाँ पे कैश रिसीव किया 55,000 रुपए का, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की 49780, और हमारी इन्वेस्टमेंट अमोटाइज हो गई 5,000। 5220, यही है भाई, ये सही बन गई थी। बस इसने बोला ये बना दो, कहानी खत्म हो गई, सही है जी। अब आ गए हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। सही है जी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आ गया ये। अब मुझे एक बात बताएं भाई, इसके अंदर हम फिर ये कॉपी कर लेते हैं, स्लाइड चेंजेस होंगी इसमें। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करूं?
और ये आ गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस। अच्छा अब सर ये तो कहानी यहाँ तक क्योंकि पहले दिन की एंट्री सही बनाई। चलिए जी अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, आप बताएंगे जानी आप। हाँ आप ये बताएं कि अब मैंने यहाँ पे शेड्यूल में ओपनिंग कितना रखना है? 5। चलिए जी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। हमने कहा मुझे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, कैश रिसीव करना है, मुझे क्लोजिंग पे आना है और फिर उसको किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। ऐसा ही है भाई, पहले कैरिंग अमाउंट लिखते हैं, हमने वही लिखना सीखा है। अच्छा आप मुझे गाइड करें कि मैं अब जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूं 2019 की, वो कौन से रेट पे रिकॉर्ड करूं? कूपन रेट पे, आईआरआर पे नहीं। रीजन? सोचें सोचें। प्रीमियम वगैरह नहीं है तो फिर? वेरी गुड, ये जवाब है बेहतरीन। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, इन्होंने बोला कि भाई हमारा कोई प्रीमियम ही नहीं है। ये एनालिसिस पहले बताए थे मैंने। हमने कहा कि जब हमने कोई प्रीमियम नहीं दिया, प्लीज समझना, तो मुझे एक बात बताओ, आईआरआर और कूपन में सिर्फ ट्रांजैक्शन को जो कॉस्ट है मेरी उसका डिफरेंस है। वापस सुनो, मैंने कहा जब प्रीमियम ही नहीं दिया मैंने तो प्रीमियम कॉस्ट है ही नहीं, तो मेरा जो आईआरआर रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मेथड में आप आए तो आपको पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई, तो वो डिफरेंस भी हट गया, तो आपका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर आईआरआर और कूपन क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड यार, बेहतरीन जवाब। अच्छा जी, यानी बिल्कुल सही ये बात है कि भाई हमारे पास आईआरआर कूपन सेम क्यों? आखिरी बार बताओ क्यों है? ट्रांजैक्शन। अच्छा अगर प्रीमियम होता तो फिर आईआरआर तो होता, बट वो अमोर्टाइज कॉस्ट से ज्यादा होता, अमोर्टाइज कॉस्ट से ज्यादा होता। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलो एक तो बात ये हो गई, पहले बताओ सबने 11% की अकाउंटिंग की थी, पक्की बात है? वेरी गुड यार, पर उसकी लॉजिक भी बता दी है मैंने, सही है जी क्योंकि सेम है। बेहतरीन हो गया, चलें आगे। अब हमने यहाँ पे 11% बुक किया, कितना आया? ये आ गया सर 55। ये तो पॉजिटिव है। कैश भी कितना? क्लोजिंग। अच्छा देखिए आपको यहां से भी समझ आएगी एक बात कि हमारे पास अमोर्टाइज कराने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आईआरआर में भी चेंज, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, रिकॉर्ड करूंगा रिसीव करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा रिसीव करूंगा, यानी देयर इज नो अमोर्टाइजेशन ऑफ एनीथिंग। ना कोई एडिशनल इनकम है, ना कोई एडिशनल कॉस्ट है या एक्सपेंस है, व्हाटएवर इधर जी। अच्छा भाई कैरिंग अमाउंट भी यही है, पर एक मसला है, अब इसको किस पे लेके जाऊंगा? क्योंकि मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू, तो मोदी वाला इससे पहले क्यों नहीं लेके गए थे? मॉडल कौन सा था? अमोर्टाइज कॉस्ट। चलसी ओसीए नहीं था, ओसीए होता तो फिर भी फेयर वैल्यू पे जाते इधर। अच्छा भाई इधर अब मुझे एक बात बताएं, इसने क्या प्राइस बताई भी है? 480, 20 का लॉस आ गया। वेरी गुड यार। हमने यहाँ पे 30 जून 2019 को एंट्री बनानी है, तो कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम मार्क्स सी एंट्री के हैं, यही कटा दोगे तो फिर हो गया काम इधर। अच्छा भाई फिर हमने पीएनएल डेबिट किया फेयर वैल्यू लॉस के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कंपनी क्रेडिट कितने से? हाँ भाई क्लियर है, ये आसान था। चलें जी, वेरी गुड। अब हम सर चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था, वेरी गुड यार एवरीवन, बेहतरीन। अच्छा सबका आंसर सही था, बेस्ट है। चलें अब एक एक करके एक और बात। मैंने आपको ये बताया था कि जल्दी जल्दी हमारे पास यहाँ पे समरी बनाते हैं, आखिर आखिर में जाएं इसके, इस चैप्टर के आखिर में जाएं, वहां पे समरी का एक पेज है।
वहां पे एक समरी का पेज है, इस चैप्टर के आखिर में है, पास पेपर के भी आखिर में होगी आई थिंक, पास पेपर से पहले है ना। हाँ डांट रहे हो तुम लोग, पूछो उससे है। पास पेपर से पहले है, पास पेपर से पहले है, अल्लाह का शुक्र है। 2 पेजेस है ना। तुम लोग बोलते हो जगह नहीं है, लो, दिल में जगह होनी चाहिए इधर। नहीं नहीं, बाकी पास पेपर होमवर्क नहीं। एक बात तो तय है इस क्लास की कि सारे पास पेपर मैंने क्लास में करवाना है। पेज नंबर बता दो। 64। भाई आगे पीछे देख लो, इसमें घुमा के यही होगा। हाँ समरी हिसाब से ही आएगी, पर सुकून से समझे अभी जो मैं कह रहा हूँ, सही है। रुक जा आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ समरी, कुछ बोलूंगा उसके बाद तुम कॉपी करना अपने हिसाब से, इतनी जगह है कि आ जाएगी। सही है। हर डैम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल सवालों के बाद क्वेश्चन आसान लेंगे कि तुम्हें, ये गारंटीड बात है इधर। अब समरी प्लीज सुनिएगा। अच्छा प्लीज पहले कॉपी नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों की राइटिंग अपने हिसाब से होती है, तो पहले मैं कॉपी कर लूँ तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना उसको, सही है इधर। अब मुझे एक बात बताएं भाई, हमने सबसे पहले एक बंदे की चौरंगी शुरू की थी। इन्वेस्टर, मैं प्लीज प्रॉपर टाइम दूंगा, प्लीज आप इसको फोकस करेंगे, अभी खाली समझेंगे। एक पेज पे लेके आते हैं IFRS 9 को, सही है इधर। अच्छा भाई, हम यहाँ पे कोई मॉडल्स के नाम लिखते हैं, मतलब ये वो वाले नहीं है, ये वाले हैं इधर। अच्छा भाई, तभी तो कह रहा हूँ। इसके बंद होने में टाइम है अभी। हाँ भाई, ऐसा ही कोई सीन है इन्वेस्टर का। अच्छा जी, फिर सर यहाँ पे हमें एक और चीज पता है, यहाँ पे हमने लिख दी, क्या ये इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ ना, हमने यही सीखा था ना पहले। चलें जी, हमने यहाँ पे कहा इसके लिए ये तो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटीज कभी भी अमोटाइज, वहां पे कोई इंटरेस्ट का चक्कर नहीं है ना कि हर साल का रिटर्न हो तो कुछ अमोटाइज हो, वो तो गेम ही अलग है, वो तो रखना ही किस पे, फेयर वैल्यू पे। अच्छा, तो जब आप खुद कह रहे हैं कि सर फेयर वैल्यू पे रखना है, तो कोई ये डब्बा फिल कराए कि व्हेन फेयर वैल्यू थ्रू OCI, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट? यही है। चलें जी, ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आ गया, यही है। अच्छा जी, प्लीज 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 फोकस के साथ इधर। अच्छा भाई, इक्विटी सिक्योरिटी में हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसी की, यही है। ये आ गई भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे
ऐसा ही है भाई। चलें जी। यही है भाई। भाई ये आपके सामने आ गई इन्वेस्टर की इक्विटी सिक्योरिटी की कुल मिला के समरी। प्लीज पहले इसको कॉपी करें, फिर हम डेट सिक्योरिटी पे उतारते हैं इसको। अब्दुल बासित कह रहे हैं सर अमोर्टाइज कॉस्ट में फेयर वैल्यू थ्रू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है ना, चसी इक्विटी सिक्योरिटी है। ये रही। नहीं है इसमें, तभी एन ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे हम तकरीबन हर स्टैंडर्ड के लिए करेंगे। आखिर में एक पेज पे लाएंगे उसको। हमने बेसिकली पहले, आप ये भी लिख दीजिएगा, इक्विटी सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस है, फिर उसकी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। वेरी गुड यार। अब्दुल बासित ने भी एक समरी बना के भेजी है, वो कह रहे हैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे ओनली डेट सिक्योरिटी और ओसीआई पीएनएल पे डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटी दोनों आती हैं। बिल्कुल सही। हमारी क्लास 2:30 बजे तक है ना। अच्छा जी, सॉरी। चलें फिर। 1:45 पे, ओके जी। यहाँ पे नोकिया 3310 के नाम से भी बंदा आया हुआ है। वेरी गुड यार। यानी कॉपी हो गया। दिखाइए मुझे राइटिंग दिखा। तेरी है, लड़कियों वाली है तेरी, मुझे पता है राइटिंग। अच्छा अब ये देखो, समरी का पेज कहाँ है। तूने कौन सा पेज बताया था नुमान। सही है। अब इधर चसी ने लाइनें दी हुई हैं, फिर ऊपर से शुरू किया है। नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, इस हिसाब से ही है। चलिए ले। चलिए जी। यार मतलब फामिया पेजेस तो बहुत हैं। पेजेस तो बहुत हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन के नीचे तो प्रॉपर जगह है ना, वो तो पूरा आ जाता है ना उसमें। तो वर्कबुक का मतलब ही यही है। अब आप बोलें कि मैं 200 पेजेस की किताब में खाली पेजेस भर दूं, तो दिस इज नॉट अ वर्कबुक, वो रजिस्टर बन जाएगा आपका। इनफ है। सही है जी। अपना जर्नल खरीदोगे ना, तब मैं बात करूंगा तुमसे। उसमें तुम्हारी अपने हिसाब से चलते, देखो ये इसने राशनिंग की हुई है, जगह होते हुए भी फिर इसने वहां घुसाया है। चलें जी। चलिए ओके आगे। अच्छा भाई, इन्वेस्टर का हमने इक्विटी सिक्योरिटीज को रिवाइज कर लिया। ये आ गया आपके पास उसका पूरा सीन। अब इधर, अब हम बात करेंगे सर इसी में।
हमने इसके लिए ये यूज किया था। अच्छा भाई सर, मैंने आपको आज से पहले ये नहीं बताया था कि हमारी डेट सिक्योरिटी कब कौन से मॉडल पे आएगी, ऐसा ही है? चलें जी, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं आएगा, ऐसा ही है? पहले इसको यहाँ से यहाँ फेंक दें ताकि आपको आसानी रहे, विजिबिलिटी रहे। आप नहीं करिएगा इसको कॉपी, क्योंकि आप एक पेज पे ही बना दें पूरा। चलें जी, अब इधर बिल्कुल ऐसा है, इधर देखें। अच्छा भाई, अब वो ये कहता है कि आपको अगर डेट सिक्योरिटीज को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, तो उसके एक उसने अंग्रेजी में कुछ बोला है, उसको मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, सही है? इधर होल्ड टू कलेक्ट, सोली प्रिंसिपल, अच्छा भाई अब प्लीज देखिएगा, इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। मैंने फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें प्रूफ भी करूंगा, जो हमने किया ना, आसानी से वो पिक हो जाएगी बात। मैंने डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, यानी किसी को उधार दिया, मेरा राइट टू रिसीव कैश है। अच्छा, राइट टू रिसीव कैश, अब सुने। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने सामने वाले को पैसे दिए हैं, मैंने उसको होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है कलेक्शन के लिए। रखा हुआ है किसके लिए? मैं तभी ये मतलब रटा नहीं लगवा रहा, लॉजिकली इसका मतलब भी समझा रहा हूँ। मैंने रखा हुआ है उसको कलेक्शन के लिए। किस चीज की कलेक्शन के लिए? सोली प्रिंसिपल, यानी इसका आप उर्दू में तर्जुमा करता हूं, मैंने किया ये कि मैंने पैसे दिए, प्रिंसिपल दिया। अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा टिल मेच्योरिटी, होल्ड करके रखूंगा टिल, और सिर्फ मेरा मकसद क्या है इससे, कि मैंने इंटरेस्ट खाना है, अपना प्रिंसिपल वापस लेके आ जाना है। अब रीड करो उसको, होल्ड टू कलेक्ट सोली। अगर आपको सवाल में लिख के दे कि कंपनी की इंटेंशन है कि उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करेगा, तो अमोर्टाइज कॉस्ट, उसका मतलब ये ना, सोली मैंने किसके लिए रखा हुआ है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने के लिए, इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो आप खुद भी तो देखें, आप खुद भी तो कह रहे हैं कि जब आपका इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है, तो आप फिर किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। यानी आपने जो एडिशनल कॉस्ट कैपिटलाइज की थी उसको अमोर्टाइज करोगे और आखिर में अपने पैसे वापस ले आओगे। पहले बताओ, ये बात समझ आई? यानी अब एग्जाम में आपको वो ये नहीं बताया कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल यूज करना है, तो क्या करना है? तो भाई कंडीशन देखनी है, कंडीशन में अगर ऐसी लफाजी होगी तो कौन से मॉडल पे जाओगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। इसमें कोई मसला? मैंने पहले बताना ये फजूल थी, क्योंकि आप अकाउंटिंग को ये समझ आएगा कि यहाँ पे कब आएंगे। क्लियर है? आगे अब सर इसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो लिख के देता है, होल्ड टू कलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे होल्ड टू कलेक्ट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ SPPI। मतलब आप जब सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट, ये IFRS का जार्गन है। कहीं SPPI लिखा हुआ देखो तो समझ जाना है कि इसका मतलब है सोली प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट, वो ये लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अब वो कहता है कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है डेट सिक्योरिटी में, यानी किसी को उधार दिया हुआ है, पर उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत ये है, अभी रखा हुआ है, हो सकता है कि अगर बहुत फायदा हुआ तो बेच दूंगा, हो सकता है अगर बहुत फायदा हुआ तो, दिस इज ऑल्सो टेक्निकली योर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो टेक्निकली योर, ऊपर भी यही था, पर वहां पे इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर नहीं है, इसलिए वहां पे कोई कलेक्शन वगैरह की बात, प्रिंसिपल की बात नहीं होती, इंटरेस्ट की बात नहीं होती। तो यहां तो होगी ना,
पर मैं आपको उसको लिंक करके बता रहा हूं, आप जरा इसको वापस रीड करें। होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेल, इसको हम कहते हैं इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। अच्छा आप मुझे बात बताएं, एक आपको सवाल में या प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, आप उसको बोले, सुनना मेरी बात, आप उसको बोल रहे हैं कि यार आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसने बोला हाँ। आपका दूसरा सवाल होगा कि आपने डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या इक्विटी में, उसने बोला डेट सिक्योरिटीज में। फिर आपको एक सवाल आएगा, आपकी इंटेंशन क्या है? बीइंग एन ऑडिटर पूछ रहे हो ना, आपकी इंटेंशन क्या है? उसने बोला यार अभी तो रखा हुआ है, फायदा हुआ तो बेच देंगे। तो फिर होल्ड टू कलेक्ट एंड, यानी अभी इनकी नीयत है इंटरेस्ट की कलेक्शन की, फायदा हुआ तो। दिस इज ऑल्सो टेक्निकली और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, वो अल्फाज यहाँ यूज नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे बिजनेस मॉडल अलग है, यहाँ पे बिजनेस मॉडल अलग है। तो ये बात समझ आई? अच्छा जी, यानी अभी मैं इसको किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। वहां पे भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी कब बेचूंगा? जब ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, आखिरी बात तुम लोग बता सकते हो। पहली चीज, जब इंटेंशन ही कुछ नहीं पता क्या करना है तो वहां फेंक देना। और दूसरा, हेल्प फॉर शॉर्ट टर्म। भाई हेल्प फॉर ट्रेडिंग ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। तो सिंपल सी बात है भाई, हमने कहा कि हमने भी टाइमिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किए, पैसे चाहिए होगे निकाल देंगे इसको, तो इसको किसके लिए रखा हुआ है? हेल्प फॉर ट्रेडिंग के लिए। हाँ भाई, क्या अब आपको क्या ये कंडीशन समझ आ गई कि हम कब कौन से मॉडल में आएंगे? चलें वापस एक एक करके पूछता हूँ भाई। मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मेरी कोई नीयत नहीं है कि आखिर तक पैसे निकालूं। कौन सा? अमोटाइज कॉस्ट, कोई नियत? वेरी गुड, आगे सुने। मैंने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, रखूंगा अपने पास, बस बहुत फायदा हुआ तो बेच दूंगा। अच्छा, लिया ही इस नियत से ही बेचूंगा। बात क्लियर है? जैसा आपकी थिंकिंग, जैसा आपका बिजनेस मॉडल, वैसी आपकी अकाउंटिंग। क्लियर है? चलें जी, अब प्लीज कॉपी नहीं करना, मैं टाइम दूंगा इसको पूरा कॉपी करने का। इधर अब सर, यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन, एसपीपीआई की फुल फॉर्म सोली प्रिंसिपल पेमेंट इंटरेस्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जानी। अच्छा भाई, इनिशियल रिकॉग्निशन यही है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू प्लस, यहाँ पे फेयर वैल्यू, पक्की बात है। चलें जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हाँ, नाम ही यही है। सब्सिक्वेंटली किस पे रखता हूँ? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ये याद रखनी है बात। इधर आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को मुझे पता है रट्टा लगा होता है, एग्जामिनर को भी ये पता है। तो वो बोलेगा कि भाई हाउ इन्वेस्टमेंट is carried subsequently when company's intention is to hold the bond till maturity, amortized cost। ये आता है एमसीक्यूज, ऐसे आते हैं, खत्म। जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था, कहते क्यूरी का क्या करें, कर रहे हैं साथ साथ। ऐसे ही होगा, मैं तुम्हें सारा प्लेट में रख के दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कि किस तरीके के सवाल आएंगे, एमसीक्यूज कर भी लेंगे। सही है? इधर ये आ गया भाई अमोर्टाइज कॉस्ट। अब इधर बताओ जल्दी सर, फेयर वैल्यू यहाँ पे भी। अच्छा भाई, यहाँ पे फेयर वैल्यू कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू पे लेके ही नहीं जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे, यहाँ पे पीएनएल, यही है। चलें जी। अच्छा भाई, एक तो ये हो गया। यहाँ पे खाली एक चीज लिख रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट फेयर वैल्यू, पूरा लिख देते हैं इसको।
ऐसा ही है भाई, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट और फेयर वैल्यूएशन को क्या किया था, सेपरेट किया था, ताकि एक याद रहे कि हाँ भाई वो वहां पे ऐसी अकाउंटिंग की थी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फेयर वैल्यू मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा जी, फिर इसमें भी दो चलेंगी, यूज सेपरेट IRR फॉर ईच ईयर, यूज ओनली। बस भाई हो गई अकाउंटिंग आज तक की, ऐसा ही है। चलें जी, अब प्लीज इसको कॉपी कर लें मॉडल के साथ इसके। वेरी गुड जी। आ गया भाई एक पेज पे। आ गया आ गया। चले भाई, इन्वेस्टर को हम एक पेज पे समेट लिए। अब कौन बाकी, इशूअर। लीज है, लीज बड़ा मजे का टॉपिक है। वो आता है 18 मार्क्स 15 मार्क्स हर अटेम्प्ट में। उसके बाद कंसोलिडेशन मतलब आता है, वो करेंगे नहीं, उसके बाद कंसोलिडेशन फिर डेफर्ड टैक्स, ये सारे की एरियाज हैं और सबसे अच्छे आपको ये आते होंगे इंशाल्लाह। स्क्रॉल डाउन, ये ले भाई, ये कंडीशंस लिख ली ना सबने। अब एटलीस्ट आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। टेस्ट लेंगे 4 दिनों में, वो इशूअर खत्म हो जाएगा ना हमारा, एक क्लास है इशूअर की बस। इशूअर भी आएगा ना। इशूअर बहुत आसान है, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम लगा दिया ना इस पे, उस पे सिर्फ दो मॉडल्स हैं, फेयर वैल्यू थ्रू PNL एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बस। इक्विटी, और इक्विटी में तो 5 मिनट की अकाउंटिंग है, जो आज तक आपने सीखी है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, खत्म। बस यही है। रमजान की टाइमिंग आपको बताते हैं। अच्छा यार भाई, पहले एक चीज का अहद कर लो, ये सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, रमजान में मुझे पता है तुम लोग एहसान करते हो रोजा रख के, सही है, तो यार ये जुनून नहीं खत्म होना चाहिए। तुम्हारे लिए हम भी आएंगे यहाँ पे यार पढ़ाने के लिए रोजे में, तो प्लीज आपने घबराना तो नहीं है, बट ये है कि आपने प्लीज यार पार्टिसिपेट करना। देखो यार, तुम्हारी पार्टिसिपेशन होगी ना, मैं तुम्हें कसम खा के बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं पागल हूँ सब्जेक्ट के लिए। तुम्हें मैं पास करा दूंगा, तुम्हें सिर्फ इनपुट देना कि हाँ भाई करेंगे प्रैक्टिस। 2 घंटे की क्लास होगी, मैं तुम बोलोगे 1 घंटा 45 मिनट की लगा दूंगा, पर यार प्रैक्टिस करनी है, मुझे रमजान को यूटिलाइज करना है। बात है सीधी सी, मरना नहीं है उसमें यार। मतलब तुम्हारे, मैं तो कहता हूँ रमजान में तो वैसे ही सुकून होता है यार, लाइट लाइट सा माहौल होता है। अब जैसे ये हमारी बहनें ये कहेंगी हमें इफ्तारी बनानी है, शहरी बनानी है, तो तू क्यों शर्मा, तेरे को भी बनानी है। हाँ सही है जी। तो भाई ये प्लीज यार आप लोगों की कॉपरेशन है, मुझे पता है एक तो ऑनलाइन ने जो दिमाग खराब किया हुआ है कि भाई सर ये रोजा है, लेटा हुआ है, फिर उठेगा, हाँ भाई चल क्लास हो रही है बाद में देख लेंगे इधर, ऐसे नहीं, एनर्जेटिकली आना है, पेपर पास करना है, सही है जी जी। 3 से 4 रखेंगे, 3 से 4, या देखो यूं यूं कर लेंगे ना, अगर सुबह रखें तो क्या मसला है। रूटीन, सुने तो सही, रूटीन ऐसी रखते हैं ना, सुनो तो सही भाई, अभी पूछ रहा हूँ, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुने, गेम गेम सुने, गेम सुने सुने भाई, देखें आपने जो शहरी से पहले आप सो वो के उठ गए, सही है, आपने शहरी की, सही है, आपने अपना होमवर्क वगैरह किया, आप ARTT आ जाए, 3 बजे ARTT बंद, आप घर जाएं, सो जाएं, सही है। मतलब ये एक एक सीक्वेंस। देखो दो अप्रोचेस है, अगर आप सुबह के लिए एग्री होते तो 3 बजे छुट्टी,
देखो रात को यार फिर इनका मसला है ना घर जाने का, रात में तरावी भी तो है। देखो वैसे भी तो तुम लोग जा भाई, रात को या तो क्रिकेट खेलना है या तो ये सुबह, रात में इन लोगों का मसला है ना। शाम के वक्त तो रोजा कब खोलोगे? वाह भाई वाह। वो अच्छा है भी रमजान, से वो कुछ बोल भी नहीं सकता। 11 बजे क्लास सही है, चलो जी। भाई मैं तो, मेरे लिए तो बेनिफिशियल ये है, मैं तुम सबको भी बताता हूँ कि भाई आप आए यहाँ पे 9 बजे, 9 से हम 11 क्लास लगाएंगे, बिस्मिल्लाह, तुम्हारे बेनिफिट की बात है। अच्छा पहले अम्मी की कसम है, तुम सबको बताओ कितने लोग एग्री हैं सुबह के लिए, ऐसे ही एग्री हैं सुबह? ये देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस। क्या कह रहे हैं? आखिरी अशरे में होंगी, बिल्कुल होंगी यार। भाई 10 से 12 कर सकते हैं ना? चलो वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस। चले जी आ जाए। आपने तो ऐसी बात कर दी है, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने हिसाब से लगा दूं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट करें इधर। वो जलील तो किया था मैंने, वो तो अलग बात है। देखा ये बात, सुबह जल्दी देखेंगे, सर्दी में आएंगे, सर्दी में जाएंगे। चले चले ओके। अच्छा भाई सही है, इधर देख लो यार। चले भाई, ये कॉपी हो गया। चलें करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, अभी अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। भाई हम 3.5 से 5.5 रख लेंगे, सही है? हाँ बस सही है। आपकी शक्लें ही ऐसी हैं इधर। अच्छा भाई मैंने हर अटैम्प में ये समरी बनवाई है, और एक अटैम्प में जो कि स्प्रिंग 2020 की है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमने ये डब्बा बना के दिया है, आप इस डब्बे को देखें और सही करके दे दें और 7 नंबर ले जाएं। तो आप जरा प्लीज मुझे इस डब्बे को सही करके बताएं। और अम्मी की कसम है, छापना नहीं उसको पीछे से, इसको अभी अप्लाई करना। ये मोती वाला कह रहा है हुआ है, मैंने एक मोहर लगा दी इसके ऊपर, चलो सही है, खत्म। हाँ वापस से डब्बा बनाया आप अपने हिसाब से, इसी को देख के। जी विंग्स ऊपर क्यों, इसी के? अच्छा सॉरी, इसी के ऊपर नहीं ना, नीचे जगह है ना, उसमें कर लें, डब्बा बना लें। ओ भाई आइसक्रीम वाला कौन है ये? उठा ले यार। अच्छा ओके ओके। कब तक हूँ इंस्टीट्यूट में? हूँ, आज मैं रात तक हूँ। हाँ देखो ना, दोनों लिखा हुआ है। हो गया बेस्ट।
किसमें? वहां पे एसपीपीआई है ना? हाँ बिल्कुल है। उसने अपने हिसाब से लिख के दिया कि कंडीशन नहीं है कैश फ्लो की। हाँ बिल्कुल, एसपीपीआई की कैश फ्लो की वो। हो गया? बिल्कुल अच्छा। अमोटाइज कॉस्ट में गलत लिखा हुआ है ना, उसमें अमोटाइज कॉस्ट में आई थिंक सिर्फ होल्ड टू कलेक्ट आता है, मेच्योरिटी तक जाएगा। डन। बेहतरीन जी। कैश फ्लो वाला देखो बिलाल, कैश फ्लो का मतलब यह है कि मुझे जो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से पैसे मिलेंगे, क्या वो सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होंगे? ये बात हो रही है। सही है बिलाल, हमने अभी डिस्कस किया ना पीछे। अच्छा, अगर मैं वैसे आप लोगों के लिए यहाँ पे काटा पीटी करूं तब भी सही है? सही है, प्लीज तो देखिएगा, प्लीज फोकस के साथ। मैं जिससे पूछूंगा वो बताता रहे। यानी आप बताओ। आप ये बताओ कि पहले प्लीज कोई और हेल्प नहीं करना, अपने हिसाब से सोच लें, आपने किया हुआ भी है। पहले बिजनेस मॉडल में अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या आएगा? चले हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं ना, अभी वहां नहीं पहुंचे थे। चलो नीचे से शुरू करते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट, क्या ये सही लिखा हुआ है? ठीक है। चलिए भाई, क्या आप भी ये मानते हैं सही लिखा हुआ है जी? ओके। चलें, अब आप बताएं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हम रिवर्स चल रहे हैं। हाँ भाई, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो कह रहा है फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। गलत है। क्यों? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब कंसिडर होती है? बेचते और खरीदते वक्त। चलें जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर आप सही कर लें इसको। क्या वो तीसरा सही है? वेरी गुड जी, अब प्लीज इससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओगे जानी? बिजनेस मॉडल तो सीधा ही आया ना इधर। बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल सही है। होल्ड टू कलेक्ट, तो क्या इसमें से ये कटा दें और फिर बराबर वाली चौरंगी में एंड सेल, ऐसा ही है? चलें जी, वेरी गुड यार, ये आ गया। और ये आखिरी वाला सही है? डब्बे सही करने 7 मार्क्स के लिए इधर। अच्छा भाई, कैश लो एसपीपीआई सही है? पक्का? यहाँ पे और नो कंडीशन, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है। वेरी गुड यार इधर। अब आ गए हम कैटेगरीज पे कि भाई अच्छा, क्या अमोटाइज कॉस्ट में डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों आ सकते हैं? अमोटाइज कॉस्ट में सिर्फ डेट, हमने लिखा था नॉट एप्लीकेबल। सही है सर, तो हमने ये कह दिया ओनली डेट सिक्योरिटी। क्या वो मोती वाला भंड मार दिया ये? फिर डब्बा ही खाली रख दिया, अपने हिसाब से भर देना एग्जामिनर। सही है इधर, डेट आ गया। अच्छा भाई, यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज बस, एन इक्विटी। अच्छा जी, और यहाँ पे
अच्छा बाबू ने गेम की हुई है। इधर इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट सही है, यहाँ पे और यहाँ पे भाई होगा 7 मार्क्स। क्लियर है? अरे इससे आसान आएगा तेरे को, कह रहा हूँ ना मैं, रुक तो सही। चलें भाई, इसमें कोई मसला? कैश फ्लो नोकिया 1.4 में वापस कैश फ्लो बता देता हूं। देखो पीछे एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि आपका बिजनेस मॉडल अगर होल्ड टू कलेक्ट, क्या कलेक्शन, पैसे कलेक्ट करोगे ना, जो पैसे कलेक्ट कर रहे हो जानी, उसका नाम है कैश फ्लो। अब वो पूछते हैं, अपने आप से सवाल पूछो कि तुम्हें कैश फ्लो में क्या कलेक्ट करना है, खाली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या इसके अलावा कोई फेयर वैल्यू गेन भी? तो अगर सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करने की नीयत है तो वो एसपीपीआई है। क्लियर है नोकिया? असल नाम तो बता दे, नोकिया नोकिया। हाँ जी क्लियर है, जल्दी बता दो यार। बिल्कुल इतना ही आसान था ये। आसान, अच्छा जी आसान, क्लियर है जानी जी? सही है यार, ना गर्मी हो जाएगी, सर्दी लग रही है तेरे को? नहीं ना? चलें जी, कर लेते हैं नेम चेंज आपका बाद में, पर पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आसान, जल्दी कंफर्म करो तो आगे चलें। ओके बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही है नवीद। अच्छा जानी अपने पास जल्दी से हेडिंग डाल दो, अकाउंटिंग फॉर इशूअर। बल्कि हेडिंग डालोगे नहीं, डली हुई ऑलरेडी, देखो कौन से पेज पे, हम खुद देख के बताते तो मेरे को। पेज नंबर 45 भाई, अकॉर्डिंगली पेज नंबर 45। हमने क्वेश्चंस कहां से किए हुए? 26 तक या 25? 26 तक किए हुए, उसामा वाले किया हुआ है? नहीं किया ना? अच्छा 26 आप लिख लें, आपका होमवर्क है जी। आपने ऐसे ही खुद कर लिया होगा, ये मैंने इसका सोल्यूशन आई थिंक भेज भी दिया है, सोल्यूशन दे दिया है मैंने। सही है जी? बुक अवेलेबल है, मैं पूछ लेता हूँ, बुक आई थिंक है भाई, है बुक? नहीं है ना? यहाँ पे नहीं है, चलिए जी वापस आ जाएगी, बोल देता हूँ मैं। जब तक मैं आपको ये भेजता रहूंगा सवाल, जब तक आ जाइए। समझ जा इधर। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क है, यानी सर अगर हम सीक्वेंस में लेके चले हैं 1 से लेके 26 तक की कहानी में, सिवाय इक्विटी सिक्योरिटीज के दो के, आपने सब करना है। सही है जी? आज यानी आपके पास अगर मैं होमवर्क गिनवाऊं तो मैंने 12 से लेके, मेरे को याद भी है, 12 से लेके 18 तक, 12 से 18 आपके होमवर्क थे। सही है जी? प्लीज सुनना यार फोकस के साथ, 12 से 18 आपके होमवर्क थे, मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ। सही है? फिर 11 12 मैंने क्लास में करवाया, 11 12 नहीं बल्कि सॉरी 11 12 होमवर्क थे। फिर हमने ऑनवर्ड सवाल शुरू किए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल के, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क आ चुका है। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 26 क्या आ चुका है? होमवर्क आ चुका है, यानी अब हम आ चुके हैं 26 तक, सिवाय दो इक्विटी सिक्योरिटीज के, जो कि क्वेश्चन आई थिंक 7 और 8 है। 7 8 है, सिर्फ 7 8 है, सिर्फ 7 8 है, जिसमें बोनस का ट्रीटमेंट है, वो एडिशनल मैंने सिखाना है, वो बाद में कराऊंगा। 23 24 सेम नेचर के है ना, वो तो होमवर्क है ना। मैं सारे सोल्यूशन दे चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखो टाइम टाइम जाया करने वाली बात है, बोलो तो कर लेंगे, वही नेचर के सवाल है प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी। सही है? तभी यहाँ पे पास हुए हैं, वरना पास पेपर तो तुमने देख लिए क्या औकात है उसकी, कुछ भी नहीं है इधर। चलें जी भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, 26 से आगे की चौरंगी शुरू हो रही है हमारी। क्लियर है? आपने 26 के आगे सीधा आपकी अकाउंटिंग आ रही है, कौन सी? फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। तो इक्विटी सिक्योरिटी में बोनस शेयर की ट्रीटमेंट मैं बिल्कुल, मैंने बोला ना अभी जानी, 7 और 8 मैं करवाऊंगा। ये बुक बनाने का मकसद ही ये है कि एक ट्रैकिंग रहे हमारी, कि कौन सी चीज हो गई है, कौन सी रह गई है, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव है इधर। अच्छा सर, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी प्लीज सुनिएगा, बहुत अहम चीज है। मैंने कंपैरिजन बताना है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझना है आपने। हो सकता है एक और पास पेपर भी हो जाए अभी, प्लीज फोकस के साथ सुनना।
अच्छा भाई इधर, अब अगर मैं बात कहूं कि मैं इन्वेस्टर का कंपैरिजन करने लगा हूं इशूअर के साथ, और ये कंपैरिजन लाजमी है आपको इसकी अकाउंटिंग समझने के लिए। अच्छा भाई, इसके लिए जो आईआरआर होता है, वो इसकी एक्चुअल इनकम होती है, ऐसा ही है। इसके लिए जो आईआरआर होता है वो इसकी क्या है? अच्छा, मेरे ख्याल से इसके लिए आईआरआर एक्चुअल कॉस्ट है। नहीं, फिर नहीं, गलत, यही तो गेम है, सुनो, यही तो सीखना है। आईआरआर वो चर्सी भी निकालता है, ये भी निकालेगा। आप एक बात सुनो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ये पे नहीं करेगा। बैंक है, तुमने बैंक को पैसे दिए, इन्वेस्टर से पैसे चार्ज किए, इसने उठा के पैसे किसको दे दिए? इशूअर को। तो इशूअर बोल रहा यार बिस्मिल्लाह, वेरी गुड यार, आपने पूरे पूरे पैसे दे दिए। वो बोलेगा मैं पैसे आपके डिडक्ट करूंगा। क्या करूंगा? डिडक्ट करूंगा। ये बात फोकस करके सुनना, ये पैसे क्या करके देगा? डिडक्ट करके। यानी वही बात है, अगर मैंने 100 रुपए लिए हैं किससे? इन्वेस्टर से, तो मेरी जेब में 100 नहीं आएंगे, 98 आएंगे, 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बाद। तो उसने भी तो पे की थी, वो उसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से। हो सकता है सवाल में तुम्हें बोले सिर्फ इशूअर ने पे किए, तो कोई मसला नहीं है, तो फिर इन्वेस्टर पे उसका बर्डन नहीं आएगा। पर हम जो केस कर रहे हैं उसमें वो भी पे कर रहा है जो मार्केट में नॉर्मली चलता है। सही है जी। यानी अब मुझे एक बात बताओ, एक ये इशूअर, प्लीज सुनना, बहुत अहम बात है, जो इशूअर है वो 10% का सूद देगा इन्वेस्टर को। ये क्या हो गया? कुपोन। ऐसा ही है, ये क्या हो गया? कुपोन रेट। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इशूअर की कॉस्ट 10% है या उससे ज्यादा है? कैसे पता? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से? तभी मैं कह रहा हूं समझाने के लिए, ताकि लॉजिकली चीज को समझो, ताकि रटा नहीं लगाओ। उस केस में आईआरआर को मैं कहता हूं एक्चुअल, क्योंकि वो एक्सपेंस बुक करेगा। इसको मैं क्या कहता हूं? क्योंकि ये इनकम बुक करेगा। अच्छा, अगर मैं एक बार, अब गेम खेलते हैं, समझना। अगर इन्वेस्टर ज्यादा पैसे पे करेगा, यानी एडिशनल कॉस्ट पे करेगा, तो मेरा इसका एक्चुअल रिटर्न ज्यादा होगा या कम? कम हो जाएगा। यानी इसका आईआरआर, वेरी गुड है, यही तो सीखने की बात है, ताकि कंपैरिजन समझ तो आए कि हो क्या रहा है मार्केट में। सुनना, यानी मैं ये कह रहा हूं मैंने 10% कमाने थे और मैंने इसके ऊपर कुछ पे किया, तो मेरा रिटर्न, तो मेरा आईआरआर, ये वाली एग्जांपल। अच्छा, उसके पास आओ, उसने 10% रिसीव करना है, पे करना है? हाँ, उसने पे करना है, उसने पे करना है। अच्छा जी, जब इशूअर ने पे करना है, तो आप जरा दिमाग लगाएं, उसने 10% के ऊपर जितना भी पे करना है वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। अच्छा, आप वापस से, ये 10% के ऊपर जितना भी पे करेगा इसकी इनकम, वो 10% के ऊपर जितना भी पे करेगा उसकी कॉस्ट। बात समझ आई? चलें जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि आईआरआर इशूअर भी निकालेगा। किस वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। किस वजह से? चलाओ एक माइंड गेम खेलते हैं, पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई बीच में नहीं बोलना, कोई बीच में नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वो अटेंटिव रहना। चलो आओ, आप लॉजिकली खेलते हैं। ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं। मैंने प्रीमियम रिसीव किया, मैं इशूअर हूं। मैं कौन हूं? इशूअर। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा मैंने प्रीमियम रिसीव किया है, और मैं वापस दूंगा 102 रिसीव किए, वापस दूंगा 100। 102 रिसीव किए, वापस दूंगा 100। आप बताओगे जानी जी कि इशूअर का आईआरआर कम होगा या ज्यादा? प्लीज सुकून से, कोई बोलना नहीं, अपना सोच लो। इशूअर का आईआरआर कम होगा या ज्यादा? हमने प्रीमियम रिसीव किया, इशूअर ने, सोच तो, प्लीज बोलना नहीं, अपने हिसाब से मैं पूछता हूँ सबसे एक एक करके। वेरी गुड ऑनलाइन वालों, हमने प्रीमियम रिसीव किया है, हम पैसे देंगे वापस कम, तो इशूअर का आईआरआर कम होगा या ज्यादा? सुकून से सोच के बताओ रीजन।
नहीं यार, तूने पहले सही बोलते बोलते तूने यूं ये जो चौरंगी पकड़ी ना इधर, वो अलग हो गई। इधर आप बताएं, कम होगा, रीजन? वेरी गुड यार। भाई इशूअर पहले 10% पे कर रहा था, उसने से कुछ पैसे किससे चार्ज कर लिए? इन्वेस्टर से। तो उसकी कॉस्ट का 10% या रिड्यूस हो गई, तो उसका आईआरआर भी। यह एक्चुअल लॉजिक है, तुमने पहले सही बोला था पर तुमने फिर अलग ही डायरेक्शन पकड़ ली। चलें जी, कोई मसला नहीं, वापस मैं इशूअर हूँ। अब एक एक करके सुनना है, फिर जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। वेरी गुड ऑनलाइन, मतलब सबने सही जवाब दिया था, लॉजिक भी आपने वेरी गुड बिल्कुल सही बताई। आगे, मैं इशूअर हूँ, मैंने बोला सामने वाले को कि भाई तुम मुझे 100 नहीं दो, 96 दो। भाई तुम्हें वापस 100 रुपये देगा। चलें, मेरा आईआरआर ज्यादा होगा या कम? इशूअर का ज्यादा होगा। कैसे? तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सही कह रही है? क्या ये सही कह रहा है कि इशूअर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो उसका आईआरआर? वेरी गुड यार, अब पहुंचे हो सही जगह। अब सुनो, अब इशूअर समझ आ रहा है ना, आईआरआर का कॉन्सेप्ट, ताकि वहां भी देखें तो समझ तो आएगी गेम। इधर अब आखिर दो चीजें रह गई। हमने आज उससे 100 रुपए लिए, हम उसको कह रहे हैं भाई हम तुम्हें आखिर में 102 देंगे, यानी रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन एट प्रीमियम। आईआरआर क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? कॉस्ट हमारी, अच्छा ये कॉस्ट डे वन पे रिकॉर्ड करूं आईआरआर के जरिए, इसीलिए आईआरआर क्या होगा? अच्छा इस केस में इन्वेस्टर का आईआरआर भी ज्यादा होगा। कोई भंगी ये दिमाग में बना लेना अड्डा के इनवर्स रिलेशनशिप है, वो फंस जाएगा। इनवर्स नहीं है, बिजनेस सेंस है। आपने फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात की थी, तो उसका आईआरआर उसमें कम हो जाता है। इसका आईआरआर, एक चौथी लेटा हुआ है घर पे, बोल रहा है इनवर्स से बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे। सही है। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन है, उसका भी आईआरआर इंक्रीज हो रहा है, इसका भी। टेक्निकली देखो तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। बात समझ आए तो प्लीज खुदा के वास्ते शॉर्टकट उतना ही सोचते हैं जितना मैं बताऊं पूरे बैच में। सही है, क्योंकि सारी कारस्तानियां मैं करके आ चुका हूँ इधर। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है जी। अच्छा भाई आखिरी चीज, हमने 100 रुपए लिए, हम बोल रहे हैं हम आपको वापस करेंगे 97। 97 वापस करेंगे, आईआरआर क्या होगा? वेरी गुड, ये रिलेशन सही है। कॉस्ट से लिंक करो, देखो कॉस्ट कम या ज्यादा होगी, आईआरआर चिपका दो। वहां पे इनकम से लिंक करो, देखो इनकम ज्यादा या कम होगी, आईआरआर से लिंक कर दो। क्लियर है? चलिए जी। सर इशूअर के लिए आईआरआर कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। करीम बिल्कुल, इशूअर के लिए आईआरआर होता ही क्या है? कॉस्ट होती है। तभी क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल कॉस्ट। भाई कोई मसला है यहाँ तक? ये पूरी समरी है जो अब मैंने तुम्हें बता दी है जी। अभी करते हैं ना? हाँ अभी अभी। इधर जानिए, 30 मिनट बाकी हैं, और एक एक मिनट मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हराम नहीं खाऊंगा मैं। इधर जल्दी, प्लीज फोकस के साथ। ब्रेक नहीं जानी, ब्रेक नहीं। पहले सवाल सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, डेट सिक्योरिटीज खरीद रहे थे, रिडेम्पशन पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती, पैसे अरेंज करते वक्त आती है ना। अब तो पैसे बैंक में आ गए ना, अब वो सीधा ट्रांसफर कर देगा, पैसे खत्म। भाई तेरे को पैसे चाहिए, तूने बोला सर मुझे पैसे अरेंज करा दो, मैं हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकर। सही है। मैंने आरिश को बोला भाई तू पैसे वाला बंदा है, गरीब को पैसे दे दे। इसने बोला सही है उस्ताद, आप मुझसे पैसे लेके उसको दे दें। मैंने कहा वेरी गुड। डील किसने करवाई है? मैंने। मैंने एक बार डील करा दी, कहानी खत्म हो गई। अब डील हो गई ना। अभी थोड़ी ना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ बोल रहा हूँ यार नुमान अगर पैसे देगा तो मैं पैसे लेके इसको, आप भाई खुद पैसे वापस देगा। मैंने खाली डील अरेंज करा के दी है, उस अरेंजमेंट के पैसे हैं। हाँ तू तो हर दिन घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई पैसे। ऐसा नहीं है। सही है, वंस पे होती है। इधर चलें जी, भाई कोई मसला है यहाँ तक? चलें जी। सर इशूअर 100 रिसीव कर रहा है, रिडेम्पशन 102 पे करेगा, तो आईआरआर ज्यादा होगा। भाई ये बोला आईआरआर कम होगा, भाई कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना। मैंने लिए 100 रुपए, वापस दूंगा 102, तो मेरी कॉस्ट क्या है? सिर्फ 10% है या कुछ और भी है? कुछ और भी है, तो उससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई, तो मेरा आईआरआर भी। तो समझाने का मकसद ये है कि बच्चे आईआरआर का रट्टा लगा के जाते हैं। इस केस में मतलब आईआरआर का कुछ और है, उस केस में मतलब कुछ और है। क्लियर है? चलें जी। अब इधर हम इसमें सबसे पहले पिक करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट को।
इधर प्लीज यार, हम इशूअर की बात कर रहे हैं, अभी इशूअर की अकाउंटिंग है, प्लीज सुनना इधर। वो कहता ये है कि आप इस केस में इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेंगे। अब सर ये लॉजिक बता देंगे, लेस क्यों करवा दिया आपने? सुने भाई, जब बैंक आप सामने वाले से 100 रुपए ले रहा है तो तुम्हें क्या 100 रुपए ही दे रहा है, या आपने कमीशन डिडक्ट करने के बाद? अच्छा, डिडक्ट करने के बाद ना, तो मुझे एक बात बताओ, मेरी जेब में 100 आएंगे या 98? तो मैं रिकॉर्ड भी। अच्छा टेक्निकली मैंने इस, प्लीज सुनना, अब एक और बात, ये इस पे तो बाद में आता हूँ। मुझे एक बात बताओ बड़ा लॉजिकली सोच के, सामने वाले बंदे को जो मैं रिटर्न दूंगा इन्वेस्टर को 98 पे दूंगा, बात समझ आ रही है? तो उसकी जेब में तो 98 आ रहे हैं, तो भाई वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बर्डन बियर कर रहा है ना। क्या बियर कर रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बर्डन बियर कर रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, सामने वाला तो यही कहेगा ना कि मैंने कितने पैसे दिए थे, 100 रुपए। अब बैंक ने जितनी भी डिडक्शन की है, चाहे वो विथहोल्डिंग टैक्स ही क्यों ना हो, मेरा उससे कोई गर्ज नहीं है। आपने मुझे जो रिटर्न देना वो किस पे देना है? 100 पे। तो वही तो गेम है, उसको रिसीव भी 100 पे हो रहे हैं, ये पे भी 100 पे करेगा। अब एक और चीज सुनो, ये जो 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, ये जो 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, मैंने एक्सपेंस आउट नहीं की, मैंने लायबिलिटी में नेट कर दी है। लायबिलिटी में अभी ये एक्सपेंस आउट नहीं होगी क्या? होगी। कितने साल? 3 सालों में, ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें कहूंगा ओवर द पीरियड ऑफ इशुएंस, ओवर द पीरियड ऑफ इशुएंस। भाई लॉजिकल सी बात है, जब वो पे करता है तो उसके लिए एक्सपेंस 3 सालों का, इसने पे किए, इसकी डायरेक्शन हुई, इसके लिए भी एक्सपेंस कितने सालों का? 3 सालों का। पहले बताओ ये बात पे कोई चलने जी। अब इधर यानी मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने एक्सपेंस आउट नहीं की, लायबिलिटी में नेट की है, यानी लायबिलिटी से नेट कर दी है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस आउट करने के। क्लियर है? अब क्यों नेट की है, तुम्हें लॉजिक दी है क्योंकि तुम्हें पैसे रिसीव होंगे कम, एक्सपेंस आउट होना बनता नहीं है क्योंकि इसका एक्सपेंस कितने सालों में बुक होगा? 3 सालों में। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे बुक होना है वो, सही है जी, ये इसी सवाल में है वो। अच्छा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लायबिलिटी से क्यों नेट किया, जबकि इंटरेस्ट तो हम फेस वैल्यू पे देते हैं? मैंने अभी आपको बोला तो सही, इंटरेस्ट किस पे देंगे। अब आपको नेट करने की एक और लॉजिक मैं अभी बता रहा हूँ, जब ये शुरू करूंगा मैं। चलें इधर, अब मुझे एक बात बताएं भाई, इस वाले सवाल में आपके पास, आपको पता होनी चाहिए फेस वैल्यू। आए सब देखते हैं। इशूड, हम कौन है? इशूअर। वहां पे आते हैं परचेज, यहाँ पे क्या है? इशूड। हमने सिक्योरिटीज इशू की है, पैसे लेके आए। जनवरी 1 2020 पे 100 रुपए का है, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ। अच्छा यानी सर इस केस में मैं कह सकता हूँ फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू इक्वल है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं चार्ज किया हमने। चलें जी, तो हमने किया ये कि 100 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, 1 मिलियन आ गया। अच्छा अब प्लीज सुनिएगा इधर, सामने वाले बंदे ने बैंक में कितने जमा करा है? 1 मिलियन। सामने वाले ने कितने जमा करा है? 1 मिलियन। अब मैंने पूरी ट्रांजैक्शन को देखा, तो मुझे, प्लीज सुनिएगा, मुझे यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं दिखा, यानी मैंने टेक्निकली सामने वाले से अपने नाम के कोई पैसे चार्ज नहीं किए। ऐसा ही है, ये देख लो भाई, अमाउंट सही है ना? 10,000 इंटू 100, 10,000। अच्छा ये ले लो भाई, वहां तो आंसर 1 मिलियन ही है ना। चले जी इधर, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई मेरी, कितने परसेंट दी हुई है? 3%, कितना? 30,000। अच्छा ये कितना आ गया? 970। अच्छा अभी अभी 1 मिनट में लॉजिक क्लियर हो जाएगी ये कैसे ये ट्रांजैक्शन वर्कआउट होगी। इधर हमने कहा, प्लीज सुनना इधर, हमने इसकी एंट्री बना दी, कैश हो गया डेबिट, और सर हमारे पास बॉन्ड पेएबल
बॉन्ड्स ही हैं। ओके जी, ये आ गया 970। अच्छा जी, अब प्लीज सारे काम बंद, प्लीज खाली सुने, खाली एक एक दिन की एंट्री बनाने से मुझे, तो आपको समझ आएगी बात। ये इधर मैंने कहा कि ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग। भाई आपका 2020 का ओपनिंग कितना है? 970। अच्छा अब प्लीज अब फोकस करें। यार ये मेरा IRR ज्यादा क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। अब एक गेम देखें क्या है इसमें। 11.2326 सही है जी, प्लीज समझना, आपने पिक करना है। 11.2326% हमने यहाँ लिख दिया, और कैश देंगे हम 10% पे। अच्छा जी, प्लीज ये वाली परसेंटेज इस पे चिपकाएं। 11.232610। अच्छा मैं पैसे कितने पे करूंगा? क्लोजिंग 8956। अच्छा मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ, प्लीज फोकस करना। हमने किया ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया डेबिट 108956। कैश हमने पे किया, और हमारा बॉन्ड पेएबल 8956। अब आप खाली समझ लें, रोहान तुम खास तौर पे देखना इस चीज को, सारे बच्चे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता था? इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज होती थी और अमोर्टाइज होती थी, रिड्यूस होती थी। आप समझिए एक बात, प्लीज सारे काम मत, पहले सुनना मेरी बात को, बहुत फोकस करें, क्योंकि टर्निंग पॉइंट इसका था कि समझ आएगी ये बात। वहां पे आप इनकम कम रिकॉर्ड करते थे ताकि एक्सपेंस नेट हो जाए। वहां पे इनकम ताकि एक्सपेंस फाइनेंशियल मॉडलिंग के हिसाब से। यहां पे आपका आइडियली एक्सपेंस होना चाहिए था 1 लाख। आपका एक्सपेंस आ रहा है 8956 से ज्यादा। आपको पता है ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि 30,000 में से कुछ एक्सपेंस बुक हुआ है। 8956 का जो आपका एक्सपेंस है, 30,000 में से किस साल में बुक हुआ है? पहले साल में। और हुआ ये है कि आपकी, देखो सिंपल सी बात है ना, आपने पैसे दिए 1 लाख, इंटरेस्ट बुक किया ज्यादा। आपने जो इंटरेस्ट ज्यादा बुक किया है ना, प्लीज समझना, आपने उससे लायबिलिटी को इंक्रीज किया। उसकी लॉजिक दे रहा हूँ। लायबिलिटी को इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि आपकी लायबिलिटी ग्रो होते होते 1 मिलियन पे पहुंचेगी। आखिर में आपको पे कितने करने हैं? 1 मिलियन। तो इसी को तो मैं अमोर्टाइजेशन कह रहा हूँ। वहां पे इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज होती है, यहाँ पे लायबिलिटी अमोर्टाइज होती है। वापस सुनोगे, वहां पे क्या अमोर्टाइज होती है? यहाँ पे, वहां पे इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज होती है तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है क्योंकि वो एसेट है। यहाँ पे लायबिलिटी अमोर्टाइज होती है तो ये इंक्रीज होगी, क्योंकि लॉजिकल सोचो, हमने आज हमारी जेब में कितने हैं? 970। हमने रिकॉर्ड भी कितने की है? अब ये मुझे वापस 970 करना है या पार वैल्यू करनी है? तो ये पार वैल्यू पे पहुंचेगी ना। तो ये पार वैल्यू से कम किस वजह से था? ट्रांजैक्शन किस वजह से था? अच्छा आप जब खुद मानते हैं ये बात कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से था, तो आपने उसको एक्सपेंस आउट तो नहीं किया, उसको आपने लायबिलिटी में नेट कर दिया। सही है। अब लॉजिक सुने, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कर क्या रही है? फाइनेंशियल मॉडलिंग कर ये रही है कि आपका इंटरेस्ट बुक करवा रही है ज्यादा, ताकि आप जो पे करें उसके मुकाबले में आपका इंटरेस्ट तो ज्यादा और आपकी लायबिलिटी ग्रो हो जाए। और इतने से ग्रो होते 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 इतने से ग्रो होके वो किसको कहाँ पहुंचा दे? 1 मिलियन पे। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? क्लियर है? यानी सर हमारा आइडियली, सब बच्चे बताओगे मिलके, एक्सपेंस कितना होना चाहिए था? 1 लाख आइडियली। उससे ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसका कुछ पोर्शन बुक कर रहे हैं और अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, ताकि वो इंक्रीज होते होते किस पे पहुंच जाए? 1 मिलियन पे। सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट। पर वो एसेट है ये, वहां पे एसेट में कैपिटलाइज होता है तो वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे लायबिलिटी में नेट हो रहा है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो लायबिलिटी इंक्रीज किस वजह से होगी? एक्सपेंस की वजह से। अब खुद सोचो इधर, एक आखिरी चीज, मतलब मजा आ रहा है पढ़ाने में, सुनो इधर वापस से। अगर मैं एक और बात कहूं तो मैं, प्लीज सुनना, एक और बात कहूं, पीपी भी एसेट होता है।
एसेट किस वजह से कम होता है? डेप्रिसिएशन। क्या मैं ये लॉजिक दे सकता हूँ एसेट कम होता है एक्सपेंस की वजह से और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है एक्सपेंस की वजह से? यानी यही बात समझ। देखो सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल किस वजह से इंक्रीज हुई? अब ये दूसरा दूसरा चांस, अगर प्रीपेड होता है तो एक्सपेंस की वजह से क्या होता है भाई? पर वो नॉर्मल एसेट्स हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। पहले बताओ दोनों का लिंक समझ आया? आखिरी बात, वहां पे कैपिटलाइज किया था उसको अमोर्टाइज कर रहा था, यहाँ पे नेट किया इसको भी अमोर्टाइज कर रहा हूँ, पर लायबिलिटी को डिक्रीज करके इंक्रीज करके। वहां पे एसेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। बात क्लियर है दोनों में? वेरी गुड यार, चलें जी आगे। अब सर 8956 आ गया ये। अब सर मुझे एक बात बताएं, मेरा अगला साल 2021 मैंने क्या किया? 978956 इस पे इंटरेस्ट लगाएं कितना? 109962। ये आ गया वापस से 1 लाख 988918। आपने ये बनाई थी 2020 में एंट्री, अब आ गए 2021 में। चलिए जी, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया 1099, आपने कैश फिर वही पे किया 1 लाख का, और आपका यही है। अच्छा फिर आप मानते हैं कि 30,000 रुपए में से कुछ ना कुछ बुक हुआ है? चलें जी, एसेट को कम करके लायबिलिटी को इंक्रीज करके, लॉजिकल बात है, नेट हुआ है उसके अंदर तो ये इंक्रीज ही होगा। सर इशू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बियर करेगा या इन्वेस्टर करेगा? देखो बासित, मैंने शुरू में ही बताया था कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आइडियली दोनों करेंगे, वरना तो सिर्फ इशूअर करेगा, या हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टर करे। मैंने दोनों की अकाउंटिंग सिखा दी ना, क्या फर्क है इसमें? तुम्हें दोनों की अकाउंटिंग आती है ना? सही है बासित? देखो तुम्हें दोनों की अकाउंटिंग आती है तो टेंशन किस बात की है भाई? इधर चलें जी, 2021 भी हो गया। 2022 हमने किया 988918 11110 1 मिलियन आ गया। अच्छा अब देखें, हमने टेक्निकली 970 को इंक्रीज करवाया ज्यादा एक्सपेंस बुक करके। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिक्रीज कराते हैं ज्यादा एक्सपेंस बुक करके। साथ साथ आखिरी बार बोलोगे तो मुझे यकीन आ जाएगा, पिछले केस में आपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करवाया था एक्सपेंस बुक करके, ताकि वो इनकम में नेट हो जाए। यहाँ पे आपने लायबिलिटी को इंक्रीज करवाया है एक्सपेंस बुक करके, इनकम में नेट नहीं करके, एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड करके। क्लियर है ये बात? चलिए जी सर, हमने बजाय एक ये साल में सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के, एक्सपेंस को टिल मेच्योरिटी किया हुआ है, बिल्कुल, तभी तो इसका नाम क्या? अमोर्टाइज कॉस्ट। तभी इसका नाम क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। हमने एडिशनल कॉस्ट को, यानी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसको अमोर्टाइज किया है कितने सालों में? 3 सालों में। सर 2022 की अगर एंट्री बनाऊं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया डेबिट 080। सर कैश हो गया आपका 1 लाख से क्रेडिट 11080। ये आ गया बॉन्ड पेबल, ये तो कैश है। और सर आखिर में पैसे रिटर्न कब दें? सर हमारा हो गया ये बॉन्ड पेबल डेबिट और कैश कितने से भाई? 1 मिलियन से। हाँ भाई, ये हो गया अमोर्टाइज कॉस्ट इशू का। मैंने कहा था कि अगर इन्वेस्टर पे ग्रिप है ना, तो ये कुछ भी नहीं है, ये उसका ऑपोजिट है। खाली इसमें गेम समझने की है कि आईआरआर कैसे काम करता है। नेटिंग पे वहां पे कैपिटलाइज हो गया, कोई मसला? चलिए जी, अब अगर मैं तुम्हें सवाल का कहूंगा तो मुझे पता तुम राजी नहीं होगे, है ना? जाओ मर जाओ, छुट्टी करो, ओके, अल्लाह हाफिज। ये मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आपको, जानी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी। सही है, होमवर्क अभी देता हूँ ना। अच्छा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं मरो। होपफुली नहीं। करते करते जानी, चले, अल्लाह हाफिज।